The Wendigo is 15 feet tall and is a shapeshifter. The Wendigo loves to cannibalize humans. This is a voodoo doll, which stems from West African culture and is commonly believed to inflict bad luck or even death on a specific person. Most terrifying urban legends from around the world. Once there was a girl who was always getting bullied in school. She'd often watch everyone else play on the playground while she was left alone. So to pass the time, she began drawing. But soon watching all her classmates ignore her every day made her angry. Tonome, also known as Eyes on Hands, is a fascinating and eerie creature from Japanese folklore. Instead of having eyes on his face, they are situated on the palms of his hands. This is a scary urban legend about the Rake. This is the Rake. He is a scary urban legend in the United States. सो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पैरानॉर्मल और जो सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं, वो बेशक फिर क्यों ना वो अर्बन लेजेंड हो, क्यों ना फिर वो कोई लोकेशन हो, या क्यों ना फिर वो कोई मेथड या फिर कोई एग्जिस्टेंट स्पिरिट या फिर कोई मैलेवलेंट बीइंग हो। आज हम सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस करने वाले हैं इसी वीडियो में। एंड जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, उन चीज़ों की जो स्कैरीनेस है, उनकी क्रीपीनेस है, वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। लेवल 1, घोस्ट। घोस्ट बेसिकली वो एंटिटीज़ होती हैं जो डेड बीइंग्स की सोल होती है। एंड हमने इसकी रेफरेंसेस को डिफरेंट रिलीजन्स में भी सुना है। एंड ये एंटिटीज़ या सोल्स हम ह्यूमंस के बीच में ही रहती हैं, बट हम इसको देख नहीं पाते। एंड कहा जाता है कि बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट होते हैं वो ही सिर्फ गोस्ट को देख पाते हैं, हालांकि इसको भी चीज़ को प्रूव नहीं कर रखा है। बट टिल डेट ऐसी कोई साइंटिफिक डिस्कवरी भी नहीं हुई है जो गोस्ट की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर पाए। एंड इसीलिए सिर्फ मूवीज़ तक ही ठीक लगती है। लेक नेस मॉन्स्टर। लेक नेस मॉन्स्टर एक ऐसा क्रीचर है जो स्कॉटलैंड के फ्रेश वाटर्स में देखने को मिल सकता है। इसकी सिर्फ नेक 3 से 4 मीटर तक लंबी होती है। एंड ये समवॉट डायनासोर को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, उसको रिजेंबल करता है। एंड इसको हमने काफ़ी सारी मूवीज़ में भी इसकी रेफरेंस को देखा है, जैसे कि लॉक नेस 1 और 2, पैनिक एट द लेक, मी एंड माई मॉन्स्टर और कहीं ऐसी सारी मूवीज़। डीमन, इसको हम अपनी लैंग्वेज में राक्षस भी कहते हैं। ये बेसिकली सुपर नेचुरल बीइंग्स होते हैं जो ह्यूमंस से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। एंड इनका बेसिक मोटिव होता है टू कॉज केओस एंड डिसरप्ट ह्यूमैनिटी। एंड आज तक जितने भी तुमने फेमस एक्सॉर्सिज्म के केसेस सुने होंगे, उसमें से ज़्यादातर केसेस डेमोनिक पोजेशन के कारण होते हैं। जैसे कि कुछ मूवीज़ जो डेमोनिक पोजेशन के ऊपर बेस्ड है, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, द एक्सॉर्सिस्ट, कॉन्जरिंग, ये सारी मूवीज़ में डेमोनिक पोजेशन शोकेस करी गई है। मीडियमशिप। नाउ ये एक ऐसी चीज़ है जो तुमने कहीं ना कहीं तो सुनी ही होगी, अगर नहीं भी सुनी है तो मैं तुम्हें बताने ही वाला हूँ। मीडियमशिप बेसिकली काफ़ी सिमिलर होता है टू ओइजा बोर्ड, बट इसमें ह्यूमंस ओइजा बोर्ड का काम करते हैं। अगर मैं तुम्हें इसे आसान भाषा में फ्रेम करके बताऊँ, ह्यूमंस एक मीडियम की तरह एक्ट करते हैं। वो स्पिरिट्स और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं अपनी एबिलिटीज यूज करके। हॉन्टेड हाउस, एक ऐसा घर जहां पर काफ़ी एंटिटीज, पोल्टरजाइज्ड एक्ट्स और पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स रेगुलर बेसिस पर होते रहते हैं, उसे हम एक हॉन्टेड हाउस कह सकते हैं। और यहाँ पर जनरली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी क्राइम के कारण
या कुछ ऐसी चीज़ों के कारण जिससे उस घर के दीवारों में नेगेटिव एनर्जी ट्रैप हो जाती है, उसको हम हॉन्टेड हाउस कह सकते हैं। इन टाइप के घरों में जनरली नेगेटिव इमोशंस जैसे कि पेन, एंगर, ऐसे इमोशंस इन घरों की दीवारों में ट्रैप हो जाते हैं एंड वो उस दीवार को एस्केप भी नहीं कर पाते। इसीलिए वो लोकेशंस या स्पेसिफिकली वो हाउसेस हॉन्टेड कहलाते हैं। और तुमने काफ़ी सारे हॉन्टेड हाउसेस केस को देख रखा होगा, जैसे कि एमिटीविल, कॉन्जरिंग, और भी ऐसे काफ़ी सारी मूवीज़ तुमने देखी होंगी जिसमें हॉन्टेड हाउसेस के अराउंड मूवीज़ रिवॉल्व करती हैं। होमनक्यूलस, नाउ ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी वियर्ड है। एक होमनक्यूलस बेसिकली एक टाइनी ह्यूमन बीइंग होता है जिसके हाथ और लिप्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं एंड तुम इसे एक तरीके से डीफॉर्म्ड ह्यूमन भी कह सकते हो। एंड टाइनी से मेरा मतलब ये इतने टाइनी होते हैं कि तुम इसको एक जर्म सेल के साइज से भी कंपेयर कर सकते हो। द क्राई बेबी, ये एक मैक्सिकन कल्चर की गोस्ट है जिसने अपने हस्बैंड को एक अफेयर में पकड़ लिया था एंड उसी के गुस्से में, उसी की रेज में इसने अपने एक न्यू बॉर्न बेबी को एक पॉन्ड के अंदर डुबाकर मार दिया था। एंड कहा जाता है कि ये गोस्ट मिसफॉर्च्यून और अनहैप्पीनेस लाती है। वूडू डॉल्स, ये ऐसी डॉल्स होती हैं जिसमें तुम पिन्स घुसाकर अपने एनिमी को या किसी को तुम हेट करते हो उसके लिए तुम कुछ बुरा प्रे कर सकते हो। इस चीज़ से उसको या तो डिजीज़ हो सकती है या फिर कुछ केसेस में, कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम केसेस में तो वो इंसान मारा भी जा सकता है। एंड ये सिर्फ पॉसिबल है थ्रू ब्लैक मैजिक एंड इसका रेफरेंस काफ़ी सारे कल्चर्स में भी हो रखा है। बट अगर किसी ने ये सही से परफॉर्म नहीं किया तो ये इफ़ेक्ट उल्टा भी पड़ सकता है। नाउ इस पॉइंट से चीज़ें ज़्यादा डेंजरस होने वाली है। लेवल 2, डेनवर एयरपोर्ट, यूएस का एक ऐसा एयरपोर्ट जो वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट एयरपोर्ट्स में माना जाता है। एंड ये मोस्टली इसलिए स्ट्रेंज कहा जाता है बिकॉज इसके जो म्यूरल्स है, इसकी जो वॉल पेंटिंग्स है, अगर तुम उनको ध्यान से देखो तो तुम्हें काफ़ी क्रीपी वाइब आएगी। उन पेंटिंग्स की कोई सेंस नहीं है। एंड इसके अलावा इस एयरपोर्ट को बनने में 2 साल एक्स्ट्रा लग गए अपने अलॉटेड टाइम से। एंड ऑब्वियसली ये ओवर बजट भी चला गया था इसी कारण। एंड तुम जानना चाहोगे कि कितना ओवर बजट गया था? ये $1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट $5.6 बिलियन में कंप्लीट हुआ था। लोगों का ये कहना है कि ये एयरपोर्ट के नीचे काफ़ी सारी टनल्स और बंकर्स है एंड किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ पर प्रेसिडेंट और सारे VIP लोग आके रहेंगे। स्पिरिट फोटोग्राफी, इस मेथड में लोगों की स्पिरिट्स और उनके घोस्ट को कैप्चर करने की कोशिश करी जाती है थ्रू फोटोग्राफ्स। एंड ये चीज़ अमेरिकन वॉर्स के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट थी एंड एक टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गई थी। और इस मेथड से फैमिलीज़ अपने लव्ड वंस को कांटेक्ट कर सकते थे, एटलीस्ट उनको अपनी फ़ोटो में देख ही सकते थे। बट लेटर ऑन जो फोटोग्राफर्स थे उन्होंने कन्फेस कर दिया था कि वो कुछ कैमरा ट्रिक्स यूज़ करके इस फोटोग्राफी को अचीव कर पाते थे। बट कुछ फ़ोटोज़ ऐसी भी थी जिनमें उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने कोई फोटोग्राफी ट्रिक नहीं यूज़ करी थी। कापा, जापानीज़ कल्चर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्रीचर है जिसका नाम कापा है। कापा जनरली वाटर बॉडीज़ में फाउंड करा जाता है और हम इसको एक फ्रॉग और ह्यूमन का मिक्सचर भी कह सकते हैं। कापा ह्यूमन्स को काफ़ी परेशान करता है, जैसे कि कभी कभार उनको ड्राउन कर देना या उनकी पैर खींच लेना और कुछ केसेस में तो उनको जान से ही मार देना। एंड ये चीज़ रियल है क्योंकि कापा की जो साइन बोर्ड्स हैं वो तुम जापान में वाटर बॉडीज़ के पास देख सकते हो। रेक को हम स्किन वॉकर के नाम से भी जानते होंगे। एंड ये एक ऐसा पेल फिगर है जिसकी लिम्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती है एंड ये ह्यूमन्स को काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। इनकी आईज़ प्योर वाइट होती हैं एंड इसके बहुत शार्प क्लॉज होते हैं। ये नेचर में थोड़ा ज़्यादा ही एग्रेसिव होता है एंड जनरली ये डियर्स, काउज एंड बफेलोस को कंज्यूम कर लेता है अकेले ही। बट इनकी जो फेवरेट प्रे है वो ह्यूमंस है। डोपलगैंगर, ये ऐसी स्ट्रेंज एंटिटीज़ होते हैं जो एग्जैक्टली तुम्हारी तरह ही दिखते हैं बट तुम इनको ना तो जानते हो ना तुम्हारा इनसे कोई रिलेशन होता है। इनको जनरली मिसफॉर्चून का साइन भी मानते हैं। एंड डोपलगैंगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रीपियस्ट घोस्ट भी माना जाता है।
एंड डोपलगैंगर पर्सनली मेरे भी फेवरेट टाइप ऑफ घोस्ट है। शैडो पीपल, शैडो पीपल या शैडो मैन एक काफ़ी कॉमन टाइप ऑफ स्पिरिट है एंड इसको हम ऑलमोस्ट हर कल्चर में रेफरेंस इसकी पा सकते हैं। ये एक ह्यूमनॉइड टाइप ऑफ फिगर ही होता है जो एक ब्लैक मिस्ट की तरह होता है, मोर लाइक एक शैडो, एंड ये शैडो की तरह हमारे अराउंड अपेयर करता है, बट ये हमारी पेरिफेरल विजन में दिखता है, यानी कि हम इसको डायरेक्टली नहीं देख सकते कभी भी। एंड कभी भी तुमने इसको अगर एनकाउंटर करा, यू गेट इट, तुम्हारी फट जाएगी। एंड काफ़ी लोग इसको स्लीप पैरालिसिस में भी देख सकते हैं। इसको हम हैट मैन भी रेफर करते हैं स्लीप पैरालिसिस के वर्ल्ड में। लेवल 3, टेनोम। टेनोम बेसिकली ऐसे ह्यूमन लाइक क्रीचर्स होते हैं जिनके फेस पर उनकी आइज़ नहीं होती, उनकी आइज़ उनके हैंड पे होती है, यानी कि उनके हाथों पे। बट जनरली टेनोम्स थोड़े एग्रेसिव होते हैं एंड ये ह्यूमन फ्लैश को कंज्यूम करना प्रेफर करते हैं। थ्रैंथ्रोफी, आई नो आई प्रोनाउंस इट रॉन्गली, बट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ह्यूमंस को पार्शली नहीं तो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देते हैं टू एनिमल्स। एंड ये बहुत ज़्यादा बिजार होता है बिकॉज ह्यूमंस को कभी कभी हाफ मैन हाफ डॉग, हाफ मैन हाफ हॉर्स और ऐसे कहीं क्रीचर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड हमने इनको काफ़ी मूवीज़ में देख भी रखा होगा। बर्डमैन ऑफ 1948, वेल हमने ऑब्वियसली एक बर्ड को तो देखा ही होगा एंड हमारे भी मन में कभी कभी तो आता ही होगा कि काश ह्यूमंस भी उड़ पाते। वेल बर्डमैन एक ऐसा ह्यूमनॉइड क्रीचर है जिसके विंग्स हैं, बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंसानों को भी खा जाता है और ये कभी कभी स्पॉट करा जा चुका है एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में भी। निंजन, निंजन की स्टोरी शुरू होती है फ्रॉम जापान। जापान में ये जो निंजन नाम का एक क्रीचर है, ये ह्यूमनॉइड फिगर की तरह ही है एंड इसको मोस्टली वाटर बॉडीज में स्पॉट करा जाता है। ये मोस्टली आइस कोल्ड वाटर्स में रहते हैं एंड इनका जो ओरिजिन है वो ओरिजिनली फ्रॉम एंटार्क्टिका है। ये क्रीपी इसलिए हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में एंड जनरली जब भी तुम इनको ट्राई करो कैप्चर करने की या स्पॉट करने की, तो ये आइस की शेप ले लेते हैं ताकि तुम इनको स्पॉट ना कर पाओ। वेंडिगोज, ये वन ऑफ माई फेवरेट टाइप्स है क्योंकि वेंडिगोज जनरली इविल स्पिरिट्स होती हैं जो ह्यूमंस को पोजेस कर लेती हैं एंड उनको एक्सट्रीम हंगर ऑफ ईटिंग ह्यूमंस की टेंडेंसी दे देती है और इसी के साथ वो उनको क्राइम कमिट करने जैसे थॉट्स भी देती है। इन शॉर्ट ये पोजेस्ड कैनिबल्स होते हैं। कुने कुने, अगेन सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, कुने कुने जो एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग है रिगली बॉडी। असल में ये भी एक अर्बन लेजेंड ही है एंड इसमें एक क्रीचर होता है जिसकी बॉडी वाइट और काफ़ी ज़्यादा पेल होती है। उसकी जो बॉडी होती है वो पेपर जैसी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिगली या मैं कहूँ फ्लेक्सिबल होती है एंड ये कुछ हद तक ह्यूमंस को ही रिजेंबल करती है। इनको यूजुअली समर्स में स्पॉट करा जाता है लोगों के फार्म्स में एंड अगर तुम इसको रात में देख लो तो तुम्हें ये नाइटमेयर्स देने के लिए तो काफ़ी रहेगा। एटमॉस्फेरिक बीस्ट, एटमॉस्फेरिक बीस्ट ऐसे क्रीचर्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होते हैं। अगर मैं तुम्हें स्केल के हिसाब से बताऊं तो ये एटलीस्ट 2 से 3 वेल्स के साइज़ के होते हैं और ये सारे बायोलॉजी और फिज़िक्स के लॉस को डिफाई करते हैं और उनको गलत प्रूफ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये हवा में बिना विंग्स के उड़ते हैं। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो एटमॉस्फेरिक बीस्ट हैं, इनकी जो बॉडी का कॉम्पोजिशन है वो सेमी सॉलिड होता है और इससे उनको इनविजिबल रहने में हेल्प होती है। टेके टेके, एक और अर्बन जापानीज लेजेंड जिसमें एक लड़की होती है एंड वो एक दिन खेलते खेलते रेलवे ट्रैक पर जा पहुंचती है एंड अचानक से उसका ट्रैक के ऊपर पैर फंस जाता है एंड टाइम ना रहते हुए वो ट्रिप हो जाती है एंड ट्रेन उसके ऊपर से चली जाती है। उसकी जो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी है वो उसकी बॉडी से डिटैच हो जाती है एंड उसकी अपर हाफ ऑफ द बॉडी ही रह जाती है एंड वो ऑन स्पॉट मर जाती है। एंड कहा जाता है कि उसकी जो हाफ स्लाइस्ड बॉडी है वो रात को उसी स्टेशन पर वॉन्डर करती है और हॉन्ट करती है लोगों को एंड उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है लोगों को सेम तरीके से मारना जैसे वो मरी थी।
लेवल 4 कर्स ऑफ ड्रोसोलाइट्स। ये कर्स हर साल ग्रीस के रेजिडेंट्स को देखने को मिलता है। इसमें जून या जुलाई के मंथ में ह्यूमन लाइक फिगर्स जिन्होंने ब्लैक यूनिफॉर्म्स पहनी है एंड उनके पास वेपन्स भी है, वो उनको रेगुलरली स्पॉट करते हैं। एंड ये ह्यूमन लाइक फिगर्स ग्रुप्स में आते हैं एंड जब ये आते हैं तो उनकी आवाज़ के साथ हॉर्स की साउंड भी अकम्पनी होती है। सैंडाउन क्लाउन। 1973 में यूके के 2 बच्चों ने सैंडाउन क्लाउन को पहली बार स्पॉट करा था। उन्होंने एक सायरन की आवाज़ को फॉलो करते करते फॉरेस्ट में सैंडाउन क्लाउन को एनकाउंटर किया था। वो दिखने में एक क्लाउन जैसा और एक रोबोट का मिक्सचर लगता है एंड उसकी हाइट अराउंड 7 फीट टॉल थी। कर्स्ड फ़ोन नंबर 088888888। हमने अपने अराउंड काफ़ी ज़्यादा कर्स्ड नंबर सुने होंगे जिनको डायल करने से कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाता होगा, जैसे कि कर्स्ड नंबर 10 times 6। एंड कुछ ही साल पहले एक ऐसा नंबर था, एलिजिडली इस नंबर ने 5 साल के स्पैन में 3 लोगों को मरवाया था। अगर मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल में बताऊं तो जिस इंसान ने इस नंबर पर कॉल करा था उसकी विद इन अ फ्यू डेज डेथ हो जाती थी फॉर अननोन रीजंस। ओबीई को हम तब एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हमें कोई ज़्यादा ब्रेन इंजरी हो जाए या हमें कोई ऐसा ट्रॉमा हो जाए जिस चक्कर में हमारा नर्वस सिस्टम कंप्लीटली शट डाउन हो जाए। और ये ज़्यादातर तब होता है जब इंसानों को नियर डेथ एक्सपीरियंस फेस करने को मिलता है। इस स्टेट को हम ल्यूसिड ड्रीमिंग के पहले वाला स्टेज भी कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रेन गेम है और हमारी माइंड हमारे साथ ट्रिक्स कर रही है, बट कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमारी सोल हमारी बॉडी से छुटकारा पाना चाह रही है एंड दैट्स वाई वो हमें ल्यूसिड ड्रीमिंग की स्टेज में लेके जाना चाहती है। लेवल 5। अब यहाँ से जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएंगी। फ्रैंक शॉज गारगोयल। फ्रैंक शॉज गारगोयल एक मॉन्स्टर है जो एक नासा के एम्प्लॉय ने 1986 में पहली बार स्पॉट करा था। अगर मैं इस मॉन्स्टर की अपीयरेंस को डिस्क्राइब करूं तो इसके बहुत ही ज़्यादा बड़े विंग्स थे एंड ये जेट ब्लैक था और ये एवरेज ह्यूमन के साइज़ का था और ये काफ़ी ज़्यादा स्कैरी भी था। दूर से देखने पर ये ऐसा लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैट है, बट जब इसको क्लोजली एनालाइज करोगे तो इसके लेग्स भी हैं एंड इसका एक फेस है जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। तुम्हें फ़ोटोज़ में दिख ही रहा होगा। स्टोरी में आगे वो जो एम्प्लॉय था वो कुछ दिनों बाद उसकी अननोन रीजंस के कारण डेथ हो गई थी एंड ऐसा माना जाता है कि जिस किसी ने भी गारगोयल को स्पॉट करा है उसकी जो डेथ है वो विद इन अ वीक पक्की हो जाती है। फिजी मरमेड। फिजी मरमेड एक ऐसा क्रीचर है, ये क्रीचर ऐसा लगता है कि एक फिश और मॉन्की की बॉडी को आपस में सू कर दिया हो। दिखने में ही ये एक मरमेड जैसे ही है बट उसका क्रीपियर वर्जन है एंड कहा जाता है कि ये पहले के टाइम में पायरेट्स की शिप को अटैक कर देता था। जैक फ्रोज ईमेल। ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैक फ्रोज की डेथ 2011 में हो गई थी ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशंस और ये डेथ काफ़ी ज़्यादा अर्ली एज पे हो गई थी एट द एज ऑफ 32, जब जैक की फैमिली पूरी तरीके से शॉक में चली गई थी क्योंकि अब जैक उनका जो सपोर्ट सिस्टम था वो उस दुनिया में नहीं रहा था। और 2011 के टाइम पे जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी तो लोग डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करा करते थे और जैक का जो फेवरेट मीन था वो था ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट करना अपनी फैमिली के साथ। बट इंटरेस्टिंग बात तो अब आती है, जब जैक की डेथ हो गई थी 2011 में, उसकी डेथ के बाद भी जैक की ईमेल से मैसेजेस आते थे। पहले तो उसकी फैमिली को ये लगा कि जैक की आईडी हैक हो चुकी है, बट जब उन ईमेल में जो कंटेंट था उसको धीरे धीरे एनालाइज करा गया तो उसमें जो माइन्यूट डिटेल्स दे रखी थी, जैसे कि ख्याल रखो अपना, आज तुमने डोर लॉक नहीं किया घर का,
और ऐसी डिटेल्स जो कि कोई हैकर भी एक्सेस नहीं कर सकता। इन चीज़ों को देख के उनकी फैमिली थोड़ा सा घबरा गई और हद तो तब पार हो जाती है जब एक फैमिली मेम्बर ने अपने एंकल को इंजर कर लिया था एंड जैक का उसी दिन ईमेल आया था कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर एंकल टू। अगर मुझे ऐसी ईमेल आएगी मैं तो सीधा उसको ब्लॉक कर दूंगा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इस मेथड में लोगों को एक हिप्नोटिक स्टेट में डाला जाता है और उनसे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे जो थेरेपिस्ट है वो उस इंसान को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में याद करवा सकता है और उसके बारे में जान सकता है। काफ़ी लोग इसको फ्रॉड और फेक कहते हैं, बट कुछ केसेस में ये सही में प्रूव हो रखा है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन डज एग्जिस्ट। शैडोज ऑफ हिरोशिमा। हिरोशिमा में यूएस ने वॉर के टाइम पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप करे थे। ये सेम सीन नागासाकी में भी हुआ था। ये दोनों स्टेट्स जापान के अंदर ही आते हैं। इस बॉम्ब को ड्रॉप करने से लाखों लोगों की जानें चली गई थी विद अ स्नैप। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था और ये धुआं कई दिनों तक रहा एंड खेलते कूदते बच्चे अचानक से राख बन चुके थे। उनके पेरेंट्स और उनके ग्रैंड पेरेंट्स वो भी उन मासूम बच्चों के सामने डिसअपीयर हो गए। एंड हिरोशिमा में आज तक इन अफेक्टेड लोगों की फैमिलीज़ को इनकी शैडोज देखने को मिलती है। डेविलिश मॉन्कीज। अब ये मैंने लिस्ट में इसलिए डाला था क्योंकि अनलाइक अदर क्रीचर्स ये सही में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसकी अपीयरेंस की बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 4 से 5 फीट के बराबर का होता है। इसके जो क्लॉज होते हैं वो रेजर शार्प होते हैं एंड काफ़ी लोग इसको बिग फुट या येटी से भी कंपेयर करते हैं। ऑल्दो बिग फुट और येटी की जो स्पॉटिंग है वो इतनी फ्रीक्वेंट नहीं है जितनी कि डेविलिश मॉन्कीज़ की है, बट माना जाता है कि डेविलिश मॉन्कीज़ एक्सट्रीमली एग्रेसिव होते हैं एंड अगर ह्यूमंस ने उनको एक बार स्पॉट कर लिया तो ह्यूमंस का बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। नॉर्वेजियन जायंट। 1942 की भारी सर्दी में एक इंसान ने एक फ़ोटो कैप्चर करी थी और वो फ़ोटो थी ट्रॉल जायंट की। इस फोटो में साफ पता चल रहा है कि ये ऑलमोस्ट 300 फुट जितना ऊंचा है। कीपिंग इन माइंड कि ये फॉरेस्ट के बीचों बीच खड़ा है, तुम कंपैरिजन के लिए देख सकते हो कि फॉरेस्ट की जो एवरेज हाइट होती है वो मैक्स टू मैक्स 50 फीट जा सकती है, बट तुम इस क्रीचर या तुम इस जायंट की हाइट को ही देख लो। विचर्स रेन। विचर्स रेन 2000 के टाइम में एक काफ़ी पॉपुलर साइटिंग्स की सीरीज़ थी जिसमें लोगों को अपेरेंटली अपने घरों की छतों पर लोग दिखते थे एंड लोगों ने कुछ कपड़े नहीं पहने होते थे। एंड स्कैरी बात तो ये है कि वो रूफ्स पर पहुँचे तो पहुँचे कैसे, एंड वो पहुँचे भी तो अचानक से कैसे अपीयर हो गए। कुछ केसेस में तो लोगों के रूफ पर एक्सेस भी नहीं होता था एंड स्टिल वहाँ पर उनको वो लोग दिख पाते थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये एक्चुअली में ह्यूमंस नहीं बल्कि एलियंस हैं, वाइल ऑन द अदर हैंड लोगों का कहना है कि विच क्राफ्ट में इन्वॉल्व जो पीपल हैं वो लोगों के घरों के छतों पर स्पॉन हो जाते हैं। मिशिगन ब्लू हेल। एज द नेम सजेस्ट ये लोकेशन मिशिगन में है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो टिल डेट अनडिस्क्लोज्ड ही है, बट ऐसा कहा जाता है कि मिशिगन के जो अंडरग्राउंड टनल्स है वो ब्लू हेल को कनेक्ट करता है एंड लीड करता है। ब्लू हेल एक ऐसी जगह है जो इस वर्ल्ड पर ही नहीं है एंड ये तुम्हें रियलिटी से बहुत ही ज़्यादा दूर लेके चले जाती है एंड देयर इज़ नो टर्निंग बैक। इसकी स्पॉटिंग्स भी हुई है काफ़ी बार एंड लोग इस टनल के आसपास जाते ही मिसिंग हो जाते हैं एंड जब भी इन मिसिंग लोगों को लास्ट टाइम देखा गया तो वो किसी न किसी अंडरग्राउंड टनल के पास ही लास्ट टाइम स्पॉट करे गए थे। टेटे टेके।
सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। 5 अक्टूबर 2017 को टेटे टेके की एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी एंड उसको सर्जरी के बाद अपने रूम में शिफ्ट कर दिया था और उस रूम की एक सुपरवाइज़र थी जो कि एक नर्स थी। अक्टूबर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी और टेटे को काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। इस चीज़ को देख के नर्स को काफ़ी बुरा लग रहा था एंड वो रूम से अराउंड 30 सेकेंड्स या फिर मैक्स टू मैक्स 1 मिनट के लिए बाहर गई होगी टू गेट सम वार्म क्लोथ्स फॉर टेटेके। एंड जैसे ही वो रूम में पहुंचती है तो वो देखती है कि टेटेके मिसिंग है और अपने बेड पर नहीं है। वो नर्स पूरे शॉक में चली जाती है एंड शी स्टार्ट्स टू पैनिक। ये बात वो दूसरे डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करती है एंड उसकी फैमिली को भी ये चीज़ इन्फॉर्म करी जाती है एंड सब अब टेटेके को ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। टेटेके की अभी जस्ट सर्जरी ही ख़त्म हुई थी एंड वो एनेस्थीसिया के इन्फ्लुएंस के अंडर था। सो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि टेटेके अपने पैरों पर चल के कहीं और जा सकता है और वो भी इतने कम टाइम के अंदर। मिसिंग होने के 13 दिन बाद फाइनली टेटेके की जो डेड बॉडी थी वो उसके रूम से 3 फ्लोर ऊपर मिली। इस चीज़ ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे डाउट्स रेज करना शुरू कर दिया था। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तो फिर 2 कंक्लूजन्स निकाली गई, जिसमें से सबसे पहली कंक्लूजन तो यही थी कि दिस केस वाज रिलेटेड टू अ मर्डर, और जो दूसरी चीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा एब्सर्ड थी लोगों के व्यू पॉइंट में, बट समहाउ वो पॉसिबल भी हो सकती थी। दूसरी चीज़ थी कि टेटेके माइट हैव टेलीपोर्टेड या टेलीपोर्टेशन, क्योंकि इतने कम स्पैन ऑफ टाइम में टेटेके टेलीपोर्ट ही कर सकता है। और इसको और फ्यूल करते हुए जब कैमरा फुटेजेस लीक हुई तो टेटेके कहीं भी स्पॉट नहीं हुआ किसी फ्लोर को चढ़ते हुए या किसी और को टेटेके को कैरी करते हुए टू द 3rd फ्लोर। सो इसकी तो एक ही पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि टेटेके ने शायद टेलीपोर्टेशन शोकेस करी हो। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट टेरिफाइंग थिंग, सोलर प्लेक्सस क्लाउन। वेल ये आइसबर्ग का सबसे लास्ट पार्ट है एंड मैंने बेस्ट चीज़ लास्ट के लिए रखी थी एंड इसकी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो बेसिकली हम ह्यूमंस के चक्रास होते हैं। हिंदुइज्म में और काफ़ी सारे और रिलीजन्स में चक्रास यानी कि एलिमेंट्स को रेफ़र करा जाता है एंड चक्रास 7 टाइप के होते हैं। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट ये 7 एलिमेंट्स होते हैं जो ह्यूमन के कोर को यानी उसकी एलिमेंट्स को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। और सोलर प्लेक्सस क्लाउन्स ह्यूमंस की इन नेगेटिव इमोशंस को टारगेट करता है, जैसे कि उनके एंगर को, उनकी ग्रीड को, और ऐसी इमोशंस को टारगेट करता है जिससे ह्यूमंस डिस्ट्रक्टिव हो जाएं, एग्रेसिव हो जाएं। ये जनरली डेमोनिक होते हैं नेचर में एंड ह्यूमंस की नेगेटिव इमोशंस पर फीड ऑफ करते हैं। ये लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, उनके साथ ट्रिक्स करते हैं एंड इनको काफ़ी वेज में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड इसमें सबसे कॉमन टेक्निक वही है जब ह्यूमंस को हेल्यूसिनेशंस आती है कि उन्होंने कोई स्नेक देखा है। सोलर प्लेक्सस क्लाउन काफ़ी ज़्यादा विटी और काफ़ी ज़्यादा डेमोनिक होता है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस फीड ऑफ करने के साथ साथ वो कुछ ऐसे इमोशंस भी पास आउट करता है जिसमें क्राइम कमिट करने की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। वेल ये थी द लिस्ट ऑफ पैरानॉर्मल, सुपरनैचुरल एंड अनएक्सप्लोर्ड एंड मिस्टीरियस चीज़ों की लिस्ट। एंड आई होप तुम्हें ये लिस्ट पसंद आई होगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं, ऐसे टाइप की वीडियोस बनाऊं, तो मेक श्योर कि यू डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें अच्छी लगी वीडियो तो। Till then, I'll see you in the next one. Bye.